नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे रंग की सियासत की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीएम शिवराज जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं भूपेश बघेल। तो बड़ा हमला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कभी माफ नहीं करेगी। तो जनता को लुभाने के लिए झूठे वादे कांग्रेस ने किए हैं, उनका अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। जनता से जो वादे किए उनको सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो इस पर सीएम भूपेश बघेल का भी पलटवार आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बताएं क्या क्या त्याग किया है। रंगों से नहीं पड़ता है कोई फर्क। भगवा रंग त्याग और तपस्या का है। हमारे साधु संतों का रंग भगवा रहा है। भगवा रंग सर्वोच्च त्याग का है। बीजेपी के लोग सब हड़पने के लिए भगवा धारण करते हैं। पक्षकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी पर भी जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो रंग की सियासत में अब वार पलटवार का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संस्कृति यानी कि सनातन संस्कृति पर जिस तरीके से आघात किया जा रहा है, मिटाने का काम कर रही छत्तीसगढ़ सरकार, उस पर अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार आया है। किसी ने भगवा ध्वज लहरा दिया तो भगवा को उतार के कुचलने का काम कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल, ये राम का देश है, ये सनातन संस्कृति का देश है। तुम भगवा उतार के कुचलने का काम करते हो। छत्तीसगढ़ की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। याद रखना, भूपेश बघेल, उस संस्कृति को कोई नहीं कुचल पाया। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति नहीं मरी, ये जिंदा रही, आज भी रही और अनादिकाल तक रहेगी। जब वो नहीं मिटा पाए तो तुम कहां लगते हो। भगवा रंग त्याग और तपस्या मत सर्वोच्च त्याग का परिचायक है। तो ऐसे अलग अलग रंग हैं, लेकिन ये बताएं भाजपा वाले कौन सा त्याग किया है भाई। तो हमारे साधु संतों का रंग है भगवा, जो सर्वोच्च त्याग का है। इन्होंने कौन सा त्याग कर लिया है जो भगवा धारण कर रहे हैं, मुझे यही समझा दें। एक आध भाजपा वाले ये बताया कि उन्होंने फला चीज का त्याग किया है, इस कारण से मैंने भगवा धारण किया है। चलिए इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार पर संस्कृति को खत्म करने का आरोप लगाया। सनातन संस्कृति को मिटाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और इसके पलटवार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भगवा रंग त्याग तपस्या का रंग है। बीजेपी ने कोई त्याग नहीं किया, अगर किया तो बताएं क्या त्याग किया है। देखिए, उपचुनाव में जो है यहाँ तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दौरा था। और इसी में जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, जुबानी जंग तेज होते जा रही है और इसीलिए चुनाव प्रचार में शामिल होने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार भगवा पर जो है वो प्रहार किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति को लगातार कांग्रेस के सरकार के द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि भगवा रंग त्याग और सर्वोच्च त्याग का जो है वो स्वरूप है। और कांग्रेस के झंडे में भी अगर देखेंगे तो सर्वप्रथम केसरिया भगवा रंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है। सफेद शांति का जो है प्रतीक है और हरा हरियाली और पर्यावरण का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए भूपेश बघेल ने साहब कहा है कि बीजेपी सिर्फ इसे सियासत के लिए यूज करती है और इसके अलावा उनका कोई योगदान नहीं है। भगवा
वो सिर्फ उपयोग करती है और सियासत करती है, ये कहना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यहाँ पर था। तो रंग की सियासत प्रदेश में चुनाव के साथ ही यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हावी होती जा रही है और इसी बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहाँ पर संस्कृति पर को मिटाने का आरोप लगाया है, वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए भगवा को यूज करने का आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया है कि अनैतिक रूप से मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं और वो हमें नैतिकता का जो है वो पाठ नहीं पढ़ाने की बात भूपेश बघेल ने यहाँ पर कही है। जो गंभीर आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार सनातन संस्कृति को खत्म कर रही है, मिटाने का काम कर रही है। किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार सनातन संस्कृति को खत्म कर रही है, और बताएं नवीन। देखिए, यहाँ पर लगातार बीजेपी का ये आरोप कांग्रेस पर रहा है कि लगातार जिस तरह से बीते दिनों झंडे को लेकर के यहाँ पर विवाद था और हाल ही में जो है चुनाव आयोग की तरफ से तमाम धार्मिक झंडों को उतारने का काम जो किया जा रहा था, जिसको लेकर के बीजेपी ने जो है शिकायत की और इसके बाद ध्वज को लेकर के, रंगों को लेकर के सियासत यहाँ पर तेज हो गई। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो आरोप लगाया कि लगातार भगवा ध्वज का जो है वो अपमान किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति का अपमान यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कर रही है और यही वजह है कि भगवा झंडे को जो है वो उतारा गया। इसके बाद जो है सियासत इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। बयान लगातार जारी जो है यहाँ पर बयानबाजी जारी हुआ और इसी तारतम्य में देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके जवाब में जो है पलटवार किया है। हालांकि लगातार अगर हम देखें तो राम की जो बात बीजेपी करती थी वही उस पर अब छत्तीसगढ़ सरकार काम करती नजर आ रही है। कौशल्या माता का राम का जो है ननिहाल इस छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और इस पे लगातार भूपेश बघेल काम करती हुई नजर आ रही। राम गमन वन पथ मार्ग को लेकर के कांग्रेस ने पहला फेज जहां मुकम्मल किया है, वहीं दूसरे उस पर कल शिवरी नारायण को पे जो है भव्य लोकार्पण है। पर्यटन स्थल तीर्थ के रूप में उसका लोकार्पण होने है और कल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को शिवरी नारायण मंदिर में जहां पर सबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए थे, उस जगह का तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर करके जनता को एक धार्मिक स्थल के रूप में जो है सौंपने वाली। तो कहीं ना कहीं सियासत में आरोप और प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। जहां बीजेपी राम को लेकर के बात करती थी, काम करती थी और राम हमारे है की बात करती थी, वहीं अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राम हुए चले हैं। बिल्कुल नदीम, मैं आपके पास आऊंगा। राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। बोलिए हेलो। हाँ बोलिए। राम अवतार जी, खैरागढ़ के सियासी रण में अब राम और भगवा की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भूपेश सरकार सनातन संस्कृति को मिटाने का काम कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भगवा त्याग तपस्या का रंग है और बीजेपी बताए कि क्या कुछ त्याग उन्होंने किया है। देखिए, राजनीति में धर्म का हर समय समावेश रहा है और इस समय भी भाजपा का जो एजेंडा है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और भगवान राम को लेकर वो एक नए समाज का निर्माण की बात करती है। तो एक राम राज्य की जो कल्पना थी, राम का राज्य था, उस तरह से सुख शांति हो, कोशिश ये होना चाहिए जो राज चला रहे हैं उनको, उनके ऊपर, कि राम भगवान के नाम लेने से नहीं होगा। राम भगवान का आदर्श, उनकी सोच, उनका त्याग, उनके काम, उसके अनुसार अगर शासन चलाएं शासक तो ज्यादा बेहतर होगा। मगर वोटों के हिसाब से, वोट लेना है इसलिए राम भगवान का नाम लेंगे, वोट के लिए राम भगवान का नाम जपेंगे, तो वो एक राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। तो राजनीति अलग होनी चाहिए और भगवान और धर्म अलग होनी चाहिए कि धर्म हमें एक अच्छे जीवन जीने की सोच, अच्छी कल्पना, एक अच्छे मनुष्य की कल्पना कराती है। तो वो धर्म को अलग रखें, शासन को अलग रखें, राजनीति को अलग रखें। अगर सबका घालमेल होता है
तो उससे एक गलत संदेश जाता है, उससे एक अच्छे समाज का निर्माण जो लोकतंत्र में हम शासकों को दिए हैं, शासक जो है को हम अपने वोट के जरिए, लोकतंत्र के जरिए हम एक अच्छा राम राज्य की स्थापना के लिए हम वोट देते हैं। तो उसके शासन के लिए अगर काम करें राजनीतिक दल तो ज्यादा अच्छा होगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चुनाव के समय इस समय ज्यादा चलती है। हर पार्टी अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी की सोच, अपने पार्टी के काम के तरीके के अनुसार बयान देते हैं। जो समाज चाहता है या जो लोग चाहते हैं उस तरह के नजरिए से अगर शासन चलाएं तो वो बेहतर शासन होगा और भगवान राम का सही संस्मरण होगा। हम भगवान को अगर याद कर रहे हैं तो इस ऐसे तरीके से याद करें कि अच्छे शासन कैसे चलाया जा सकता है, अच्छा त्याग से। तो स्वार्थ की राजनीति से या स्वार्थ के नजरिए से अगर हम सब चीज को देखेंगे तो उसका सही तरीके से व्याख्या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह से जो बयान दे रहे हैं वो अपनी पार्टी लाइन के अनुसार दे रहे हैं या समाज के अनुसार दे रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके कालिक पोतने की राजनीति कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अजय साहू भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत IND24 पर। सबसे पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से जो महत्वपूर्ण बातें राम अवतार तिवारी जी ने कही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूल मुद्दे हैं जनता के, उन पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। लेकिन अब बात एक बार फिर भगवा और राम पर आ चली है। तो जो आरोप जिस तरीके से लगाए हैं मुख्यमंत्री ने भी, और उन्होंने कहा कि भगवा त्याग तपस्या का रंग है, बीजेपी ने क्या त्याग किया है ये बताएं आप। देखिए, मुझे ऐसा है कि हर एक सरकार का जो आपने शुरू में कहा कि उनका क्या काम होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक सामाजिक सरोकार भी होता है और यदि किसी समाज विशेष, धर्म विशेष और उसकी आस्था पर यदि चोट देश के अंदर में होगा तो ये हमारा एक सामाजिक दायित्व भी बनता है कि हम उसके खिलाफ में खड़े होकर बातचीत करें। ये दुर्भाग्य रहा है कि देश की आजादी के पहले और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का चरित्र ऐसा ही रहा, जो भारत देश धर्म के आधार पर विभाजित हो गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश जो है वो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। किन्हीं दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के लिए देश का विभाजन हो जाता है और उसके बाद एक धर्म विशेष के लोगों को तुष्टीकरण के आधार पर उनको सहायता की जाती है, लेकिन जो बहुसंख्यक है उनकी आस्था पर लगातार चोट किया जाता है। यदि आज अयोध्या में राम मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, यदि वहां पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसकी सच्चाई को सामने लाएं। यदि रामनवमी और धार्मिक उस पर यदि भगवे झंडे को उतार कर कुचला जाएगा इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में, तो उसके खिलाफ में सामने आना पड़ेगा। तब उसको हम राजनीति से जोड़ने का विषय नहीं है, लेकिन एक सामाजिक दायित्व और एक नागरिक के कर्तव्य होने के नाते हमको सामने आना पड़ता है। जो लोग हैं वो दूसरे के तुष्टीकरण के कारण इस तरह की चीजों को करते हैं कि वो वर्ग विशेष, वो धर्म विशेष के लोग उसके साथ में जुड़े रहे। तो मुझे लगता है क्या त्याग, क्या तपस्या, क्या बलिदान, ये तो कांग्रेस का चरित्र है कि आपका त्याग क्या रहा, आपका तपस्या क्या रहा। महात्मा गांधी जी ने तो कहा था ना कि अब देश आजाद हुआ, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उनको तो एहसास था कि कांग्रेस आगे चलकर किस दिशा में जाएगी। इसके अलावा भी दर्जनों मुद्दे आपके पास हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही, प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, राशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है, नल जल योजना की स्थिति क्या है वो प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है। तो इन मुद्दों को क्यों आप नहीं उठाते हैं? आखिरकार आप राम, भगवा, इन सब मुद्दों पर एट द एंड क्यों आ जाते हैं आप? सवाल ये है। सबसे बड़ी बात पहले तो ये समझ ले, सामने वाले भी समझ ले और जो विषयों को सामने ला रहे हैं वो भी समझ ले कि राम मंदिर या हिंदुत्व वाला जो विषय ये हमारा मुद्दा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको मुद्दा शब्द मत कहें, ये हमारी आस्था का विषय है, इसलिए इसको मुद्दा नहीं कहें। मुद्दा तो आपने जो कहा वही मुद्दा है। लेकिन जब सरकार बेशर्मी का चादर ओढ़ ले, जब 7,81,999 लगभग 8 लाख गरीबों के मकान जिसका 11,000 करोड़ रुपए वापस चला जाता है, लेकिन ये अपने कानों में रुई लगाकर सो जाती है सरकार। लगातार बोलने के बाद भी ये सरकार काम नहीं करती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कोविड के समय में जो 80 करोड़ लोगों के लिए जो मुफ्त राशन योजना को यदि सरकार जाती है 1,500 करोड़ का घोटाला करती है, जब सरकार बेशर्मी के साथ में सामने काम करेगी तो निश्चित रूप से
इस तरह की चीजें सामने चलिए आई। एक रिएक्शन मुझे हम लगता अजय है- साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनसे ले लेते हैं। अजय साहू जी, आप पर लग रहे हैं कि आप सनातन संस्कृति को मिटाने का काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी जो हितग्राही हैं उनको नहीं मिल रहा है, राशन में भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। हेलो जी अजय साहू जी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम पे रखा है। तो राज्यों का जो राज्यांश होता है वो पहले जब यूपीए की सरकार थी तो 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार देती थी और 10% की जो राशि है वो राज्य सरकार राज्यांश के रूप में देती थी। लेकिन 2014 के बाद में प्रधानमंत्री जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने लगातार इसमें कटौती करते हुए उसको घटा करके 40% राज्यों से पैसा ले रहे हैं और 60% खुद दे रहे हैं और नाम रखा है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हमारा ये कहना है, अगर जब आपने अपने नाम पर ये इस योजना को आप चला रहे हो तो उसमें अधिक से अधिक जो राशि है वो केंद्र सरकार को देनी चाहिए, जैसे इससे पहले होता था। तो आपकी नीयत में खुद खोट है। आप खुद चाहते हो कि गरीब और गरीब होता जाए और जो आपके पूंजीपति मित्र हैं वो समृद्ध होते जाएं, वो पैसे कमाते जाएं, वो धनवान होते जाएं। तभी तो आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आपने कर्जा माफ किसका किया? अपने पूंजीपति मित्रों का किया। और जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने लगती है तो उसको गौ माता की याद आती है, उसको भगवा झंडे की याद आती है, उसको प्रभु राम याद आते हैं। यही वो छत्तीसगढ़ है जहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे हिंदुत्व की जब बात आती है तो सामाजिक सरोकार होता है और हमको बात करनी होती है। प्रभु राम इसी छत्तीसगढ़ में अपने वनवास के 10 वर्षों को उन्होंने बिताया है। उसके संस्मरण, उनके स्मृतियां जो है वो छत्तीसगढ़ की धरा में घुली मिली है। इस प्रदेश के भाषा है प्रभु राम। उस प्रभु राम के लिए आपने 15 वर्षों में क्या किया? हमारी सरकार बनी, हमने तो उनकी जो स्मृतियां हैं उसको सहेजने की दिशा में काम किया। उसको राम वन पथ गमन का जो मार्ग का जो सर्किट हमने बनाया है उसको पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप करने का काम किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि जो 15 साल रमन सिंह के रहे हैं उन्होंने मिशन पर काम किया और अब आप कमीशन पर काम कर रहे हैं, पोस्टिंग पर खुलेआम वसूली की जा रही है। चलता है हमारी पार्टी का खर्चा भगवान राम के नाम से चंदा लेकर नहीं चलता है। भगवान राम के नाम पर जिनके घर चलते हैं, जो उनके नाम पर चंदा करके अपने घर की रोटियां खाते हैं, उनको ये सब बातें शोभा नहीं देती है। और जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो वहां जब ताला लगा था तो उसको खुलवाने का काम अगर किसी ने किया था तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। और देश के बच्चे राम को, रामायण को अच्छे से जाने समझे, इसलिए उन्होंने रामानंद सागर को बुला करके रामायण सीरियल का निर्माण कराया। ये क्या भगवा भगवा करते हैं? भगवा तो हमारे झंडे का पहला रंग है। पहला रंग भगवा है और दूसरा रंग शांति का सफेद का रंग है और तीसरा रंग जो है वो हरियाली का हरा रंग है। तो भगवे पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी को तभी करनी होती है जब उसे ये एहसास हो जाता है कि वो चुनाव हारने लगी है। हमने पाकिस्तान संजय श्रीवास्तव जी, आप चुनाव हार रहे हैं, खैरागढ़ के रण में आप चुनाव हार रहे हैं, यही वजह है कि आप भगवा पर आ गए हैं, राम पर आ गए हैं। एक रिएक्शन छोटा सा। हर एक हमारे खून के हर एक कतरे में भगवा का विषय निकलेगा, भगवा के सम्मान की बात निकलेगी। इनके जैसे थोड़ी ना, इनके सरकार में भगवा ध्वज को वहां पर कुचला जाता है, कवर्धा। तब ये कहां सो रहे थे? तब कहां मुख्यमंत्री गए क्यों नहीं कवर्धा में? हिम्मत नहीं उनके मंत्री और मुख्यमंत्री को वहां तक पहुंचने की। इतनी उग्रता थी, लोगों में इतनी नाराजगी थी कि वो वहां 6 महीने तक पहुंच नहीं पाए। बात करते हैं, तमाम प्रकार की बात करते हैं। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। जानकारी है प्रधानमंत्री आवास योजना जो आप जिसकी व्याख्या कर रहे हैं? 40,000 का एक कच्चे मकान का ये इनका आवास था, इंदिरा आवास था। आज 2.5 से 3 लाख रुपए का जो योजना बनी है, जिसमें 2 कमरे, जिसमें किचन, लैट्रिन, बाथरूम, एक सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार को भी जीने का जिस तरह का अधिकार मिलता है, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। आपके जैसे मिट्टी के कमरे की बात नहीं हो रही है। और राज्यांश और केंद्रांश, शायद आपको फेडरल सिस्टम नहीं मालूम है, केंद्र और राज्य से ही इस तरह की योजनाएं बनती हैं। लेकिन आप तो ऐसा है कि कर्जा लेकर आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि आप राज्य का अंश तक नहीं मिला पा रहे हैं, गरीबों का पैसा वापस जा रहा है। और इसकी बात कर रहे हैं, कमीशन की बात कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल आपसे, जनता के सवाल हैं, हितग्राही सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरिया, सीमेंट, तार, गिट्टी के जो भाव हैं, दाम हैं, आसमान छू रहे हैं।
ऐसे में सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राशि हितग्राहियों को मिलती है उसको बढ़ाना चाहिए। तो इस पर केंद्र सरकार किस तरह से, किस स्तर पर विचार कर रही है? देखिए, सब कुछ केंद्र करेगी। 50 सालों तक इन्होंने नहीं किया, गरीबों के मकान की चिंता नहीं करी। हमने किया 2014 में, जब माननीय मोदी जी आए तब ये योजना प्रारंभ की। 2.5-3 लाख रुपए देना चाहिए। और महंगाई में यदि दरें बढ़ती है तो निश्चित रूप से मिलेगी। ये तो अपना पैसा तो 1 रुपए लगा नहीं रहे। कल ले देके जब दबाव बना कि खैरागढ़ हार रहे हैं, तब जाकर एक केवल वक्तव्य आया है, कितनी राशि जारी कर रहा है। और चुनाव कौन हारेगा खैरागढ़, ये तो 16 तारीख को मालूम चलेगा। ये तो अब घंटे गिन रहेंगे खैरागढ़ जिला बनाने के लिए। 3 चुनाव हो गए, 3 बार डिक्लेयर करे खैरागढ़ जिला बनाएंगे, जिला आज तक नहीं बना। अब घड़ी की मशीन लगाए चौक पर, 16 घंटे, 15 घंटे, 3 दिन, 2 दिन कि जिला बनेगा। ये स्थिति इस सरकार की हो चुकी है। सरकार की हालत खराब है। हमने 15 वर्ष सेवा की, लेकिन 3.5 वर्ष के अंदर में भूपेश बघेल की सरकार हाँप रही है। पानी नहीं मिल रहा है इसको। ये स्थिति हो गई है कि पूरा मंत्रिमंडल से लेकर 70 विधायक खैरागढ़ में बैठे हैं। कल शराब की गाड़ी पकड़ाई है, कल साड़ी की। लोगों ने स्वीकार किया कि ये कांग्रेस ने भेजा है। ये स्थिति है। ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे? चारों 5 राज्यों में साफ हो गए। बात करते हैं कांग्रेस की, 2 राज्य बचे हैं। 23 में ये 0 पे आ जाएंगे, 0 पे। और कांग्रेस मुक्त भारत जो कहते हैं ना कि मोदी जो सोचते हैं वो करते हैं, और वर्ष 2023 होगा जब ये कांग्रेस मुक्त भारत यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो कम से कम जब तक सरकार में है, जब तक सरकार में ईमानदारी बरत ले थोड़ी। अजय जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगा छोटा सा, क्योंकि समय की कमी है। जी, अपनी बात रखिए। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो भाजपा के नेता के कम, और कांग्रेस के नेता इन्होंने आयातित किए हैं या उनको जिस तरीके से भी प्रलोभन देकर डराकर ये जो ले गए हैं, उनकी संख्या अधिक हो गई है। संजय जी को उस दिशा में सोचना चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री योजना की बात कर रहे हैं, तो वो 2014 से पहले भी चलती थी। 2014 में जब केंद्र में सत्ता का हस्तांतरण हुआ तब इस देश के ऊपर 57 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 127 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ज में डुबोने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केवल 1-4 की जो गार्ड है वही लोग, मोटा भाई और छोटा भाई, दोनों मिल करके इस देश को बेच रहे हैं। और जिस संपत्ति को बेच रहे हैं, और ये हम पर आरोप लगाते हैं 50 साल में क्या किया, तो जिस संपत्ति को माननीय नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं संजय जी, उन सारी संपत्तियों को हमारे पुरखों ने 50 साल 60 साल। चलिए, राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं चुनाव में, चाहे वो राम मंदिर का हो, राम का हो, भगवा का हो, कितना ध्रुवीकरण हो पाएगा इस चुनाव में? क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अगर आप कई चुनावों का अगर विश्लेषण करें तो हम ये देखते हैं कि चुनाव में मुद्दे दूसरे होते हैं और यथार्थ में दूसरे होते हैं। चुनावी प्रबंधन एक अलग चीज होती है और चुनाव में मुद्दे भावनात्मक मुद्दे ज्यादा उठते हैं। जो भावनात्मक मुद्दे जो है वो अन्य मुद्दे को गौण कर देती है। इसलिए इस तरह के मुद्दे राजनीतिक दल के नेता उठाने की कोशिश करते हैं। तो भावनाओं से खेलने का काम राजनीति में एक सगल बनता जा रहा है। उसकी अपेक्षा उन क्षेत्र की जो समस्या है, उन क्षेत्र की जो जरूरतें हैं, बिल्कुल, जो आदमी तो कितना पब्लिक सेंटिमेंट कितना बदल पाएगा, तो पब्लिक सेंटिमेंट कितना बदल पाएगा, और जो आपका विश्लेषण है वो क्या कहता है खैरागढ़ चुनाव में किसकी जीत होगी? देखिए, खैरागढ़ चुनाव में पहले तो बाजी लगता था कि भाजपा मारेगी, क्योंकि भाजपा बहुत कम वोट से हारी थी। भाजपा का वहां प्रभाव था, कांग्रेस तीसरे नंबर में थी। मगर कांग्रेस ने जिला बनाने की घोषणा, और लोगों को ये लगा कि 18 महीने के लिए क्यों एक ऐसी विपक्ष की जो सरकार लाया जाए, कि सत्तारूढ़ दल की सरकार लाया जाए। एक वहां पर एक मंथन चल रहा है। उस मंथन में अब कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच टक्कर है। और कहीं कहीं पर वो, क्योंकि उपचुनाव में ज्यादातर आप ट्रेंड देखेंगे तो सत्ता के साथ लोग जुड़ जाते हैं अलग अलग कारणों से। तो 19-20 की स्थितियां है। अब परिणाम तो आगे जाके दिखेगा। चलिए, राम अवतार जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी, अजय साहू जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। नदीम हमारे साथ बने हुए। नदीम, आखिरी सवाल संक्षेप में, जबरदस्त टक्कर दोनों के बीच है, भाजपा और कांग्रेस। आपने खुद ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को?
देखिए, निश्चित रूप से अगर अभी तक का हम अगर अनुभव देखें तो उपचुनाव में सत्ता पक्ष की ओर जनता का झुकाव होता है, जिस तरह से रामावतार तिवारी जी ने भी कहा। हालांकि यहाँ मुकाबला कड़ा है। आने वाले दिन में 12 तारीख के मतदान है और उसके बाद 16 तारीख का दिन रिजल्ट का होगा। देखना होगा कि कांग्रेस जिला बनाने की जो घोषणा की है वो कितना असर करता है या बीजेपी के पुराने मुद्दे यहाँ पर काम करते हैं। हालांकि खैरागढ़ उपचुनाव और कांटे का टक्कर यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। चलिए नदीम, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका। तो कुल मिलाकर राजनीतिक पार्टियों का भविष्य चुनावी वादों और मुफ्त की घोषणाओं पर टिका है। बहरहाल 12 को मतदान है, 16 को नतीजे आएंगे। किसके दावे सही साबित होंगे और कौन हाशिए पर जाएगा, ये 16 को पता चलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IND 24।